नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं एचआरजी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक हमने ना ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए, माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। और आज बुराई पे अच्छाई की विजय का दिन, यानी कि आज विजयदशमी दशहरा है। और दशहरा पावन पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कितने समय बाद जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन लगभग जलवायु परिवर्तन लगभग जलवायु परिवर्तन लगभग कितने वर्ष बाद होता है? कितने वर्ष बाद होता है? कितने वर्ष बाद होता है? होता है होता है ठीक है जी। तो ऑप्शन ए रहेगा 25 वर्ष। 25 वर्ष। ऑप्शन बी 30 वर्ष। 30 वर्ष। ऑप्शन सी 20 वर्ष। ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 15 वर्ष। 15 वर्ष। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये कि जलवायु परिवर्तन कितने वर्ष बाद होता है, लगभग कितने वर्ष बाद होता है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 15 वर्ष। जलवायु क्या है? जलवायु मतलब कि भाई जैसे गर्मी कब होगी, शरद ऋतु कब आएगी, शीत ऋतु कब होगी, सावन का महीना कब होगा, इनमें थोड़ा परिवर्तन होना धीरे धीरे फिर यूं लगता है। जैसे कि एक आध बार आपने महसूस भी किया कि अप्रैल के समय में भी मतलब ठंडी महसूस होती है, सर्दी चल जाती तो ठंडी महसूस होती है अप्रैल के लास्ट तक भी। पीछे बोल हुआ भी था। यानी कुछ ना कुछ क्या है, मौसम में बदलाव, और जो फिर क्या है, स्टेबल हो जाए, वही आए साल वैसा ही हमको फील हो। तो क्या उसमें जलवायु, उसको जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। तो ये कितने समय, लगभग कितने समय बाद इसमें बदलाव होता है, क्वेश्चन ये है। ठीक है। तो ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 15 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 वर्ष। ठीक है जी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है शुष्क शुष्क ग्रीष्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून 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 इंग्लिश के या अंग्रेजी इंग्लिश के किन दो शब्दों द्वारा किन दो शब्दों द्वारा किन दो शब्दों द्वारा इंगित किया जाता है? किन दो शब्दों द्वारा इंगित किया जाता है? इंगित किया जाता है। इंगित किया जाता है। इंगित किया जाता है। इंगित किया जाता है। किन दो शब्दों द्वारा इंगित किया जाता है? तो ऑप्शन ए रहेगा आपका ए और डब्ल्यू। ऑप्शन बी रहेगा आपका ए और एस। ऑप्शन सी एम एच और डब्ल्यू। और ऑप्शन डी रहेगा आपका ए एफ और डब्ल्यू। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला जो मानसून है, उनको इंग्लिश के किन दो शब्दों द्वारा इंगित किया जाता है? ऑप्शन ए ए डब्ल्यू, ऑप्शन बी ए एस, ऑप्शन सी एम एस डब्ल्यू, ऑप्शन डी ए एस डब्ल्यू। ठीक है। ये क्या है कि जो भूगोलवेत्ता है ना, उन्होंने भाई इनकी शॉर्ट फॉर्म बना दी इस तरह से। ठीक है।
तो उन्होंने बता दिया कि ग्रीष्म ऋतु का जो मानसून है, या फिर अपना जो सावन के महीने में जो मानसून आता है, या सर्दी के अंदर मानसून लौटता मानसून होता है, उनको किन शब्दों द्वारा इंगित किया जाता है। क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है एडब्ल्यू, ऑप्शन बी एएस, और ऑप्शन सी एमएसडब्ल्यू, और ऑप्शन डी एएसडब्ल्यू। तो उन्होंने पूछा कि किन शब्दों द्वारा आप इंगित करते हो ग्रीष्मकालीन मानसून को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एएस, कैपिटल ए और स्मॉल एस, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जायकवाड़ी, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना, परियोजना किस प्रकार की परियोजना है, 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 परियोजना है, परियोजना है। तो ऑप्शन ए रहेगा आपका परमाणु संयंत्र परियोजना, परमाणु संयंत्र परियोजना, परमाणु संयंत्र परियोजना, परमाणु संयंत्र परियोजना। ऑप्शन बी आपका विद्युत तापीय परियोजना, विद्युत तापीय परियोजना, विद्युत तापीय परियोजना, विद्युत तापीय परियोजना। ऑप्शन सी नल, ऑप्शन सी जलीय बांध परियोजना, जलीय बांध परियोजना, जलीय बांध परियोजना, जलीय बांध परियोजना। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ अबो, नॉन ऑफ द अबो, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जायकवाड़ी परियोजना किस प्रकार की परियोजना है। ऑप्शन ए परमाणु संयंत्र परियोजना, ऑप्शन बी विद्युत तापीय परियोजना, ऑप्शन सी जलीय बांध परियोजना, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जलीय बांध परियोजना। एक बार कल का पेपर था, उसके अंदर एक क्वेश्चन है जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पे स्थित है, इट्स मीन कि किस राज्य में है। तो इसका राज्य रहेगा जी आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है जी। महाराष्ट्र इसका राज्य रहेगा, महाराष्ट्र, ठीक है जी। महाराष्ट्र राज्य में जायकवाड़ी परियोजना है, और जो क्या जलीय बांध परियोजना है, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बराक नदी, बराक नदी किस नदी तंत्र, किस नदी तंत्र, किस नदी तंत्र के तहत, तहत विभाजित है, किस नदी तंत्र के तहत विभाजित है, किस नदी तंत्र के तहत विभाजित है, विभाजित है। ऑप्शन ए गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ऑप्शन बी सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तंत्र, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है जी। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है कि बराक नदी किस नदी तंत्र के तहत विभाजित है, ठीक है। ऑप्शन ए गंगा नदी तंत्र, ऑप्शन बी सिंधु नदी तंत्र, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है जी। नदी तंत्र क्या मतलब, एक मेन नदी और उसमें कुछ नदियां, जैसे ये एक मेन नदी है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या है, कुछ सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी रिवर इसमें जुड़ जाती हैं, और
उन ट्रिब्यूटरी रिवर की भी कुछ ना कुछ और ट्रिब्यूटरी रिवर होती है, सहायक नदियां होती है, ठीक है। तो मेन उस नदी का क्या नाम है, जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी तंत्र। ऐसे कौन सी नदी तंत्र का हिस्सा है बराक नदी, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, आपको बता देता हूँ, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है ना, अपना जो भारत देश है, प्यारा भारत देश हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में क्या है, गंगा नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश होगी यूं आती है, दोनों मिलकर यहाँ से निकलती है। यहाँ पे ना विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, कहाँ पे बन जाएगी, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की, बंगाल की खाड़ी में बनाती है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है बराक नदी, ठीक है। अगला देखते हैं, जहां पे लगता है कि एक्सप्लेन करना जरूरी, वहां पे एक्सप्लेन भी किया जाएगा, नो डाउट, ठीक है। भारत के अंदर दक्षिण भारत में एक नदी, एक पवित्र नदी बोलते हैं उसको, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी। और कावेरी नदी का जलीय विवाद, जलीय विवाद, कावेरी नदी का जलीय विवाद, कावेरी नदी का जलीय विवाद, कावेरी नदी का जलीय विवाद संविधान का, कावेरी नदी का जलीय विवाद संविधान का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है, कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है, कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है, दर्शाता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका अनुच्छेद 260, ऑप्शन ए अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 260, ऑप्शन बी अनुच्छेद, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262, ऑप्शन सी अनुच्छेद, अनुच्छेद 264, 264, और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अनुच्छेद, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, पवित्र नदी बोलते हैं, और इसके बीच में क्या जलीय विवाद, इसके जल के लिए, ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटक का। तो वो जो जलीय विवाद संविधान का कौन सा अनुच्छेद उस जलीय विवाद को बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 260, ऑप्शन बी अनुच्छेद 262, ऑप्शन सी अनुच्छेद 264, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 266। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों अनुच्छेद 262, ठीक है, कावेरी नदी, ठीक है। क्वेश्चन की जो व्याख्या की, जो बात आपको बताई समझ में आई, और अनुच्छेद 262 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, निम्नलिखित में, निम्नलिखित, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से जायद की फसल का चयन कीजिए, जायद की फसल का चयन कीजिए, जायद की फसल का चयन कीजिए, चयन कीजिए, चयन कीजिए, जायद की फसल का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगी आपकी गेहूं, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगी आपकी बाजरा, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगी आपकी करेला, और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगी आपकी राई, ऑप्शन डी राई। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जायद की फसल का चयन कीजिए, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी केरला, सॉरी ऑप्शन सी करेला, और ऑप्शन डी राई, ठीक है।
देखिए जायद क्या, जायद से मतलब है नकदी फसल के अथवा बेचे अथवा उसके पैसे प्राप्त हुए, नकदी फसल भी बोले थे इसको, नकदी फसल। ठीक है, जायद की फसल या नकदी फसल। तो कौन सी ऑप्शन है, गेहूं, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी करेला, ऑप्शन डी राइट। तो इसका राइट आंसर जी करेला। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई, तरबूज हो गया, तोरी हो गई, या सब्जियां जितनी भी उनको क्या बेच उतार के पोते उतार के भेज सकते हैं, तो क्या बहुत कैश मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं ना। तो जायद या नकदी फसल उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक कोयला, कोयला कौन से राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक कोयला कौन से राज्य में पाया जाता है? पाया जाता है, भारत में कोयला सर्वाधिक कौन से राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, उड़ीसा, ओडिशा, ओडिशा। ऑप्शन बी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और ऑप्शन डी झारखंड। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयला कौन से राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा या ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर रहेगा झारखंड। ठीक है जी, झारखंड के अंदर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, क्योंकि वहां पे वन ज्यादा थे किसी समय। ठीक है, और वनों में तो पेड़ पौधे होते हैं और वो दबते गए, और उन्हीं से के बाद में वो कोयले की कमी परिवर्तित हो गई, तो कोयला सबसे अधिक झारखंड में मिलता है। ठीक है, चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार भी है। ठीक है, यूं बोलते हैं कि वहां पे कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है ना, मतलब झारखंड के अंदर छोटा, जो छोटा नागपुर का पठार अगर कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, तो उसकी जो निगाह है, उसकी जो निगाह है डायरेक्ट झारखंड के जो छोटा नागपुर का पठार वहां पे जाती है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत चोटी की, नंदा देवी पर्वत चोटी की, नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका 7817 मीटर, 7817 मीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा आपका 8126 मीटर, 8126 मीटर, 8126 मीटर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा आपका 8172 मीटर, 8172 मीटर, 8172 मीटर। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा आपका 8481 मीटर, 8481 मीटर, 8481 मीटर। ठीक है जी दोस्तों, देखिए हिमालय जो एक श्रेणी है उसमें पर्वतों की श्रृंखला, उसी पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत है नंदा देवी। तो नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन ये 7817 मीटर, 8126 मीटर, ऑप्शन सी 8172 मीटर और ऑप्शन डी 8481 मीटर। तो इसका राइट आंसर जी 7817 मीटर। ठीक है जी, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिजोरम, मिजोरम राज्य, मिजोरम राज्य कौन से देश के साथ, कौन से देश, कौन से देश के साथ, कौन से देश के साथ
सीमा साझा नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता। कौन से देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए रहेगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। ऑप्शन ए बांग्लादेश। ऑप्शन बी म्यांमार, म्यांमार। ऑप्शन सी चीन। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन एक जो मिजोरम राज्य है, एक तो खास बात है कि मिजोरम राज्य सेवन सिस्टर जो है ना, 7 राज्य उनका है, सेवन सिस्टर ऐसे मिजोरम राज्य। और ये कौन से देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, बॉर्डर अपनी जो बॉर्डर लाइन वो क्या है शेयर नहीं करता, कौन से देश के साथ? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए मिजोरम कहाँ पे पड़ता है, ये छोटी सी बात और आपको बताता हूँ। आई एम नॉट ए कार्टोग्राफर बट आई विल ट्राई टू क्रिएट ए मैप ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे मिजोरम है जी, यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम राज्य यहाँ पे है जी, मिजोरम है। अब देखिए इस साइड तो लगता है आपका म्यांमार, म्यांमार। ठीक है जी, और यहाँ पे आपका बांग्लादेश, आपका मतलब कि बांग्लादेश यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार हो गया। ठीक है, तो ये मिजोरम हो गया, जबकि चीन तो यहाँ पे इधर इस साइड यहाँ पे साथ चीन है। तो इस मैप के थ्रू वी फाइंड कि मिजोरम डजंट शेयर देयर बाउंड्री विद चाइना। ओके, शेयर ओनली बोथ कंट्री, टू कंट्री बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो दिस क्वेश्चन आंसर इज चीन। ओके, तो इसका राइट आंसर चीन रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर चीन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन रह गया था आपका, वो निकलवाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की, भारत की मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। ऑप्शन बी रहेगा आपका 6100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ऑप्शन सी रहेगा 12500 किलोमीटर, 12500 किलोमीटर। और ऑप्शन डी रहेगा आपका 8848 किलोमीटर, 8848 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि आपको क्या बता देता हूं मैं। तो ये भारत की इधर जो ये हिस्सा है, क्योंकि इसके चारों तरफ समुद्र लगता है, तो ये मुख्य भूमि होगी। तो इस मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है तटीय सीमा के रूप में? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन ए 7516 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8848 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर रहेगा ये वाला। लेकिन अगर हम यहाँ के आई नेट हो गए ये वाले ऐड करते हैं तब 7516 किलोमीटर बनता है। ठीक है, कुछ पॉइंट चेक करते। ठीक है, तो दोस्तों आज इसी क्वेश्चन के साथ मेरी एमसीक्यू जो ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज है वो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी वीडियो को साझा कीजिए। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतनी मेरा उत्साह बढ़ता होगा। मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू सीरीज लाता रहूंगा। ठीक है, और भी विशेष मैटर, क्योंकि अब देखिए सरकार, वो सरकार वापस से फिर रिपीट हो गई जिसने बच्चों को उनके दम पे जॉब दी। जॉब थोड़ी दी लेकिन बच्चों को उनके दम पे जॉब दी है। ठीक है, क्योंकि पीछे एक सरकार थी कांग्रेस सरकार, उसमें नकली आरक्षण दिया था। ठीक है,
एसबीसी बना दिया, ओबीसी बना दिया, इनका कोई तात्पर्य ही नहीं था। ठीक है, कुछ बच्चे जॉब लगे सरकार जाके उनको बाहर कर दिया, और सुनने में भी है कुछ बच्चे पैसे देकर भी जॉब लगे थे बैंक वगैरह में। लेकिन जब वो सरकार चली गई तो जॉब से भी निकाल दिए गए और पैसे भी चले गए और शादी तक भी हो गई, मतलब गलती हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इस सरकार में बच्चे लगे, मेरे गांव में भी लगे हैं, और लगभग ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ बच्चे जॉब ना लगे हो। एक तो मेरे सुनने में आया कि शादिया खेड़ा गांव शिक्षा जिला इलाहाबाद तहसील में शायद, वहां पे तो 40+ बच्चे जॉब लगे, तो बहुत अच्छी बात है। अपनी तैयारी को जा देते रहिए, जल्दी नेक्स्ट सीटी भी होगा, और एक दो दिन में शायद जो पीछे की ज्वाइनिंग पेंडिंग वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सब मेरा साथ और सहयोग बनाए रखिए, लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। चलिए, सबके लिए शुभकामनाएं, सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।